नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 106वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे बूथ कैप्चरिंग के बारे में। क्या होती है बूथ कैप्चरिंग, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे चुनावी बदलाव किए गए इस प्रकार की समस्याओं से दूर होने के लिए। तो आइए बात करते हैं बूथ कैप्चरिंग की। बूथ कैप्चरिंग में आप सामने से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पहले चुनाव कराए जाते थे। चुनाव के लिए जो पोलिंग बूथ हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता था और कैप्चर करने के साथ ही चुनावों में धांधली देखी जाती थी। जबरन लोगों से किसी पार्टी के जो बाहुबली नेता हुआ करते थे उनके द्वारा क्या मतदान कराया जाता था। हम देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय जो यहाँ पर नेता निकल कर आए वह ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। उन्हें लोग भगवान की तरह मानते थे और कई हजारों लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर उनके लिए जुड़ जाती थी और उनकी बातों को मानती थी। हम देख सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता है तो जो बाहुबली हुआ करते थे, जो इस प्रकार के अपराधी हुआ करते थे, उनके द्वारा राजनीति में कदम रखा गया, जिसके चलते उन्होंने राजनीति हथियाने के लिए विशेष जो कि कार्य उनके द्वारा किए गए। इन कार्य में हम देख सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग भी बहुत ही प्रमुख हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें इनके द्वारा की गई और जैसे जैसे यह समस्याएं सामने आई और इसमें बदलाव किए गए बूथ कैप्चरिंग से निपटने के लिए। फिर क्या किया गया, अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पर तैनात की जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार से जो बाहुबली जो नेता हुआ करते हैं वह बूथ कैप्चरिंग ना कर पाएँ। तो हम देख सकते हैं कि अब बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकें। बूथ कैप्चरिंग को हम समझते हैं। बूथ कैप्चरिंग क्या होता है कि चुनाव में होने वाली धांधली को बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है। वह धांधली किसी भी प्रकार से हो सकती है, या कोई पैसे वगैरह देकर वोट कराता है, या फिर पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेता है और वहाँ पर हम देख सकते हैं गन पॉइंट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि वोट कराई जा रही है और लोग जबरन किसी व्यक्ति के लिए जो कि जिसे कि चुनाव जीतना है उसके लिए वोट दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए 1951 से ही बात होने लगी। 1951 में हमारे देश में चुनावी प्रक्रियाओं में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। इन्हीं परिवर्तनों को हम देखते हुए पहले मतदान के लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगानी होती थी। बैलेट पेपर पर मोहर लगाना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया होती थी और इसमें हम देख सकते हैं बूथ कैप्चरिंग की बहुत सी संभावनाएं होती थी। यहाँ पर हम देख सकते थे पोलिंग बूथ के अंदर जो ऐसे बाहुबली नेता जाते थे और यहाँ पर क्या करा देते थे, धांधली से वो करा देते थे। इसके स्थान पर हम देख सकते हैं वीवीपैट मशीन लाई गई, जिससे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मतदान की पद्धति को भी सुधारा गया। इसके साथ ही जो कि मिलिट्री फोर्स है वहाँ पर तैनात की जाती है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई। साथ ही हम नोटा की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जिस पर कई तरह से दबाव आ रहा है, कोई दो बाहुबली नेता खड़े हुए हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मुझे वोट देना, तो ऐसी स्थिति में वह नोटा का ऑप्शन भी यूज कर सकता है। यानी वह किसी को यदि वोट ना देना चाहे तो यह भी उसका अधिकार है और नोटा को जैसे ही वह वोट देता है तो इसके ऊपर जो कि ऐसे नेता होते हैं जो कि जिन्हें की पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा जिनके लिए क्या टिकट दी गई है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किस प्रकार से नेता है जिसके लिए जनता भी समर्थन नहीं दे रही है। और हम देख सकते हैं कि नोटा में बहुत सारी वोटिंग भी कराई गई। अब हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करें, यानी चुनावी बदलावों की बात करें, तो देश में प्रजातंत्र को ठीक तरीके से स्थापित करने के लिए समय समय पर चुनावी बदलावों को किया गया। कई बदलाव हमने पिछले के व्याख्यानों में भी समझे हैं। इसमें प्रयास किया गया कि प्रतिनिधि ईमानदारी से जीत कर आ सके, यानी जो ईमानदार प्रतिनिधि है वह जीत कर आ सके और किसी भी प्रकार की इलेक्शन में धांधली ना हो, निष्पक्षता तथा स्वतंत्र चुनावी प्रणाली को अपनाया जा सके। देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने के अधिकार के तहत देश में अच्छे तरीके से चुनावों को कंडक्ट कराया जा सके। आगे देखते हैं चुनावी बदलाव के लिए बनाई गई कमेटियाँ। कुछ ऐसी कमेटियाँ बनाई गई जो कि चुनावी बदलावों से संबंधित अपनी सिफारिशों को रखती हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसे चुनावी कानूनों के परिवर्तन के लिए 1971 तथा 72 में रखा गया। तारकुंडे कमेटी 1974 में निकल कर आई। 1974 में हम देख सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जयनारायण प्रकाश हुआ करते थे, जो कि गैर सरकारी कमेटी हुआ करती थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो समय ड्यूरेशन चल रहा था, यह 1975 के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। 1974 में ही सरकार बदलने की बातें की जा रही थी, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही तानाशाही तरीके से प्रशासन को चलाया गया था। देश की जनता यह मांग कर रही थी फ्री फेयर इलेक्शन हो और इनको हम कहाँ सत्ता से उखाड़ कर फेंक दे, और इसी चीज़ के डर से आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 75 से लेकर 77 तक जो आपातकाल लगा रहा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जनता पार्टी की सरकार आती है। नौराजी भाई देसाई यहाँ पर क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री जी बनते हैं। दिनेश गोस्वामी पार्टी की बात करें तो इसके द्वारा बहुत से कार्य किए गए जो कि चुनावी बदलावों से संबंधित थे। यह चुनावी सुधारों के लिए गठित की गई, जो कि दिनेश गोस्वामी कमेटी है, आपको याद रखनी है। बोहरा कमेटी भी गठित की गई, जो कि अपराध एवं राजनीतिक बदलाव के बारे में बात करने के लिए बनाई गई थी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी इसी से संबंधित है। तो यह पार्टी को की गई फंडिंग, यानी पार्टी को जो फंडिंग की जाती है, जो चंदा दिया जाता है, उसके गलत प्रयोग को लेकर गठित की गई कि किस प्रकार से पार्टियों को चंदा दिया जाता है और उनका वह इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। चुनावी बदलाव में हम देखें तो इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम देख सकते हैं यह भी कमेटी यहाँ पर निकल कर आई। 2000 से 2002 के बीच इसने कार्य किया। इसके चेयरमैन एन वेंकटरमन हुआ करते थे। 1951 से 2002 के बीच हुए जो भी बदलाव थे, यानी चुनावी बदलाव थे, उनको डिस्कस यहाँ पर किया गया। चुनावी बदलाव के बारे में बात की गई। एआरसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन होता है, उसकी भी बात हम करते हैं। तो एआरसी की रिपोर्ट में यह बात की गई, इसमें कहा गया कि चुनावों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। चुनावी बदलावों से हम निम्न समयकाल को समझ सकते हैं। हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 1996 के पहले हुए चुनावी बदलावों को, इनको जो 3 कालों में हम बांट सकते हैं कि किस किस प्रकार से चुनावी बदलाव हुए। 1996 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म यहाँ पर आ चुके थे, तो 1996 के पहले हुए बदलावों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। 1996 के समय जो बदलाव हुए उनको समझ सकते हैं। 1996 के बाद जो बदलाव हुए उनको समझते हैं, और 2010 के समय हुए बदलाव को समझते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 भागों में इसकी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि 1996 के पहले जो चुनावी बदलाव हुए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। 61वां संविधान संशोधन कब निकल कर आता है, 1988 में निकल कर आता है, और जिसमें क्या होता है, जिसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी जाती है। यह प्रश्न बहुत ही प्रमुख है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 61वें किस संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन को आपको याद रखना है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई थी। हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो 1 हुआ करता था, उनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। चुनाव आयुक्त केंद्र व राज्य के अधिकारियों व संसाधनों का प्रयोग चुनाव करवाता है। यानी हम देख सकते हैं कि चुनाव आयुक्त जो होता है वह क्या करता है, उसकी स्वयं की कोई टीम नहीं होती। इसमें वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही जब चुनाव होते हैं तो स्कूल के शिक्षकों के लिए स्कूल के भवनों, जो सरकारी भवन हुआ करते हैं, वहाँ पर पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। जो वाहन होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी वाहन होते हैं, उनको साथ में लिया जाता है। तो यह सब क्या करते हैं, सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव करवाते हैं। इनकी केवल एक मैनिफेस्टो, मतलब इनकी एक केवल ऐसी जो संगठन होता है, चुनाव आयुक्त होता है, वह क्या करता है, खाका तैयार करता है। इसके लिए संसाधन एवं अधिकारी कहाँ से लिए जाते हैं, सरकार से ही लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बूथ कैप्चरिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं प्रत्येक 1500 लोगों की जो संख्या की जो बस्ती होती है, उस बस्ती के आधार पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। और ऐसे कई सारे पोलिंग बूथ कहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि जब चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर के पास में लगभग 10,000 से 1500 लोगों की जो बस्ती है उसके पास में एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि वहाँ के स्थानीय बाहुबली नेताओं द्वारा गलत तरीके से मतदान कराया गया।
इस प्रकार के मुद्दे को देखते हुए, इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए समाधान खोजने का प्रयास किया गया तथा अब पोलिंग बूथ पर पहला मिलिट्री जो कमांडो होते हैं, जो फोर्स होती है, उसको तैनात किया जाता है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से बूथ कैप्चरिंग ना हो सके। अब हम प्रस्तावक की बात करें, राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में शामिल होने के लिए आवश्यक उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें सदन में 10% सदस्यों की सहमति प्राप्त होती है। यानी हम देख सकते हैं कि यदि आप राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ पर क्या दी जाती है, शरण दी जाती है, इनको अंदर किया जाता है जिनको 10 सदस्यों का समर्थन पहले से प्राप्त होता है। यह इसलिए किया गया ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर निकल कर ना आ सके जो कि इंटरेस्टेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो यह बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो कि मशीन आई थी। पहले बैलेट पेपर पर सील लगा कर क्या हुआ करता था, वोटिंग कराई जाती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। सर्वप्रथम हम इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रयोग 1998 में किया गया। यह बातें भी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले ट्रायल कहाँ पर किया गया, तो 1998 में ट्रायल के आधार पर इसका प्रयोग किया गया। सही तरीके से इसका प्रयोग जो किया गया वो सबसे पहले गोवा में किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। सही तरीके से इसका प्रयोग 1999 में गोवा के सामान्य चुनावों में किया गया। इसके बाद बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सारे देश में होने लगा। आगे देखते हैं, वोटर आईडी कार्ड को शामिल किया जाना, यह भी बहुत बड़ी पहल के रूप में हम देख सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर क्या होता था, डुप्लीकेशन हो जाता था, कई लोग 2-2, 3-3 बार वोट डालते थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड को प्राथमिकता दी गई, यानी वह अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है, जो कि मतदान करना चाहता है। इसके बिना आप मतदान नहीं कर सकते। वोटर आईडी में व्यक्ति की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। वोटर आईडी जो होती है उसमें व्यक्ति की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। मतदान करते समय मतदाता की पहचान परिचय पत्र पर लगी फ़ोटो से की जाती है, उसके बाद ही इसके मतदान कराया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि उसकी पहचान के लिए उसमें फ़ोटो से इसका मिलान कराया जाता है तथा फ़ोटो में मिलान ना होने पर उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। यदि आपकी फ़ोटो वही है तो आपको मतदान करने दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो कि हम देख सकते हैं कि इलेक्शन में जो भी रिफॉर्म आए उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होती है बूथ कैप्चरिंग, इसको आपने आसानी से समझा। इसी तरह के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अध्ययन। ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।